अस्सलामुअलैकुम क्लास। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है कैंसर बायोलॉजी का, दैट इज मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर। इसमें जनरली हम जो ट्यूमर नोमेनक्लेचर है उसको डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर मीन नेमिंग, ठीक है, कि आप कोई भी ट्यूमर है उसको किस तरह से नेम करेंगे। वाई नेमिंग ट्यूमर्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली कोई भी अगर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच पैथोलॉजिस्ट, सर्जन या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट कि वो सेम टाइप ऑफ ट्यूमर के लिए सेम नेम यूज़ करें सर। ठीक है, सो दिस इज़ इन प्रैक्टिस के नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है फॉर ट्यूमर्स उसको यूज़ किया जाता है ताकि प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट है उसको प्लान किया जा सके। अब इसमें जो आप लोगों के पास नेमिंग की जाती है ट्यूमर्स की, उसमें आपके पास थोड़ी लॉजिकल बेसिस आ जाती हैं ट्यूमर नोमेनक्लेचर से। अब इसमें जो वर्ड आप ये टर्म ट्यूमर ग्रोथ जो न्यूप्लाज्म है उसको आप यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, नॉट द बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, और ट्यूमर्स जो है दीज आर जनरली डिस्क्राइब्ड बाय जेनेरिक नेम लाइक विच स्पेसिफाइज द जनरल टिश्यू ऑफ ओरिजिन कि कहाँ से वो ट्यूमर जो है वो अराइज हो रहा है, इधर वो मीजेनकाइम से अराइज हो रहा है, एपिथेलियम से हो रहा है, या फिर हेमाटोलिम्फोइड जो सेल्स है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, एंड द सेकंड कि इधर द ट्यूमर इज बिनाइन और मेलिग्नेंट। ठीक है, सो बेसिकली जो जेनेरिक नेम है दैट इज क्वालिफाइड बाय द स्पेसिफिक टिश्यू ऑफ ओरिजिन लाइक किडनी, ब्रेस्ट। ठीक है, अब उसमें भी आप लोगों के पास फर्दर टर्म्स आ जाती हैं और फिर पैटर्न ऑफ ग्रोथ वगैरह ये वाली चीज़ें देखने को आ जाती हैं। सो सेल ऑफ ओरिजिन और फिर ओवरऑल आप जो नेमिंग करते हैं वो टिश्यू ऑफ ओरिजिन, उसको भी आप साथ में नेमिंग करते होते हैं। सो इसमें हम डिफरेंट जो सेल्स हैं, मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ओरिजिन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ट्यूमर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर द ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियम। ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियम जो है उनको जनरली आप बोलते हैं कार्सिनोमा। तो जब आप ट्यूमर एपिथेलियम ट्यूमर्स की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की ट्यूमर्स आ जाते हैं कि इधर द ट्यूमर इज बिनाइन और ट्यूमर इज मेलिग्नेंट। इन केस कि अगर एपिथेलियम का ट्यूमर जो है वो बिनाइन है तो आप उसको डिफरेंट नेमिंग करेंगे, और अगर वो मेलिग्नेंट है तो उसकी नेमिंग डिफरेंट करेंगे। बिनाइन ट्यूमर अगर है तो स्किन का जो ट्यूमर है दैट में बी पेपिलरी। पेपिलरी का मतलब होता है कि उसकी वार्ड्स बन सकते हैं, वॉर्टी आउटग्रोथ हो सकती है, या फिर वो सॉलिड ट्यूमर्स हो सकते हैं। अब इन केस के अगर जो बिनाइन स्किन ट्यूमर है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वैमस एपिथेलियम, तो आप उसको नेमिंग करेंगे एज स्क्वैमस सेल पेपिलोमा ऑफ स्किन। अगर वो ग्लैंडुलर टिश्यू से डिराइव हो रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यूज में है, तो आप उसको बोलेंगे दैट इज एडिनोमास। ठीक है, दैट इज एडिनोमा ऑफ थायराइड, सॉलिड और पेपिलरी एडिनोमा ऑफ थायराइड। बट इन केस if the tumor of the epithelium is malignant, so here the generic name of the malignant tumors of epithelium is carcinoma, like carcinoma of skin आप उसको बोल सकते हैं। सो जो कॉमन आपके पास स्किन कार्सिनोमाज हैं वो जनरली स्क्वैमस सेल से डिराइव हुए होते हैं या फिर बेसल सेल्स जो हैं उनसे वो डिराइव होते हैं, एंड दे में ग्रो एज फ्लैट प्लैक्स और वॉर्टी आउटग्रोथ्स, लाइक बिल्कुल फ्लैटी भी हो सकते हैं आपके पास सेसाइल कार्सिनोमास भी हो सकते हैं, या फिर वो आउटग्रोथ सी हो सकती है, वॉर्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं इस केस में। इन केस के अगर आपके पास ये कहा जा रहा है कोई भी आपके पास हिस्टोपैथ रिपोर्ट है और उसके अंदर जो कार्सिनोमा है उसको डिस्क्राइब किया गया, नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखी है एज अ मॉडरेटली वेल डिफरेंशिएटेड। अब मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है तो यहाँ पे हम लोगों को ग्रेड का पता चल रहा है कि तो कैंसर इसका ग्रेड, ये कैंसरस सेल्स है उनका ग्रेड 2 है। ठीक है, द स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ स्किन, स्क्वैमस कार्सिनोमा का मतलब है कि जो ट्यूमर कार्सिनोमा इज अ ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम, और कौन से एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व हैं, स्क्वैमस सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। द स्ट्रक्चर इज मेनली पेपिलरी, कि एक आउटग्रोथ सी है, वो जो आपके पास ट्यूमर है देयर इज आउटग्रोथ, बट देयर इज इन्वेजन ऑफ द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को उसने इन्वेड कर लिया बट मसल इज नॉट येट इन्वॉल्व। अब ये जो रिपोर्ट है ये बता रही सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट को कि जो ट्यूमर है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस सेल।
ठीक है। और स्क्वैमस सेल्स आर जनरली नोन टू बी सेंसिटिव टू रेडिएशन। उसके बाद उसकी बता रही है एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड, ठीक है, एंड दैट इज लिमिटेड। उसको इजीली जो है लोकल सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है। अब बाकी जो फाइनल डिसीजन है ऑन ट्रीटमेंट दैट वुड डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ट्यूमर, या फिर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें कि वेदर जो सर्जरी या रेडिएशन है दैट वुड बी ईजियर, और फिर उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये चीज़ें फिर मज़ीद जो है फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती हैं। सो दिस इज़ कार्सिनोमा, दैट इज़ ट्यूमर ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द एपिथेलियम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडिनोकार्सिनोमा। सो ग्लैंडुलर टिश्यूज के जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनको आप बोलते हैं जनरली एडिनोकार्सिनोमास, लाइक एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। अब इसमें दैट इम्प्लाइज कि जो ट्यूमर है दैट इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, वो ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर रहा है। अब इसमें भी आपके पास मजीद स्किन ट्यूमर्स जब आते हैं तो स्किन सेल टाइप जो है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इधर जो सेल टाइप है दैट इज कॉलमनर सेल या फिर क्यूबॉइडल सेल, किस तरह का सेल है। मजीद आप उसको सेल का ओरिजिन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि इधर इट इज डक्टल क्यूबॉइडल सेल, किस तरह कौन सा ओरिजिन है, क्यूबॉइडल सेल डक्ट्स का है, कहाँ का है, ठीक है। अगेन इसमें भी आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ सकती हैं एडिनोकार्सिनोमा के अंदर भी ट्यूमर की, दैट में बी सेसाइल, दैट में बी फ्लैट, और दैट में बी अवॉल्टी, दैट में शो अवॉल्टी अपीयरेंस इन दैट केस एज वेल। सो डिफरेंट ट्यूमर्स जो हैं आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो शो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट आपके पास एक और टाइप आ जाता है दैट इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रांजिशनल सेल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। Transitional cells basically these are types of cells. These are the types of cell that lines the inside of the renal pelvis, ureters या फिर बाकी organs को वो line कर रहे होते हैं। अब इन cells की जो बहुत एक important ability है या property character आप कह सकते हैं that is कि these cells are able to stretch, ठीक है। जब भी bladder या renal pelvis full है तो फुल ऑफ यूरिन है तो ये क्या करता है कि ये सेल्स जो हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं, ठीक है, और श्रिंक कर जाते हैं जब वो एम्प्टी हो जाता है। सो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो चेंज ला सके, ठीक है। जैसे जैसे अब वो फुल हो रहा है ब्लैडर तो उसे इस हिसाब से उसने स्ट्रेच कर लिया, जैसे वो ब्लैडर एम्प्टी हो रहा है तो उन्होंने श्रिंक कर लिया है। तो दीज आर द ट्रांजिशनल सेल्स, ठीक है। अब इन ट्रांजिशनल सेल्स ये भी आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं। अब उसमें आपके पास ये जनरली हम लोग डिस्कस करें, ये टाइप्स डिस्कस करें। कार्सिनोमा जनरली ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियम है। अब एडिनो कार्सिनोमा जो है ये आपके पास जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसका ट्यूमर है। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो है ये जो एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका कार्सिनोमा है, ठीक है। सो इसमें मेजर ये आप कार्सिनोमा की आगे टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ये जो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है डेफिनेटली अगर ये हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लाइनिंग कर रहा है पेल्विस के अंदर, यूरेटर्स के अंदर, ये बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, कॉमनली जो यूरिनरी ट्रैक के ब्लैडर के जो कैंसर्स होते हैं दे इन्वॉल्व ट्रांजिशनल सेल्स, ठीक है। तो ट्रांजिशनल सेल्स कार्सिनोमास उस केस में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेसल सेल कार्सिनोमा। सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसल सेल होता क्या है। सो बेसल सेल जो है दैट इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस का लोअर एपिडर्मिस क्या है, दैट इज आउटर लेयर ऑफ स्किन। अब उसकी जो बेस पे या उसके जो लोअर पार्ट पे आपको स्मॉल राउंडेड सेल्स मिलते हैं उनका बेसल सेल्स बोलते हैं, बेसल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बेसल सेल्स कार्सिनोमा यूजुअली उनकी डेवलपमेंट तब होती है जब आपकी जो बॉडी, वो वाले बॉडी पार्ट्स जो सन से एक्सपोज हो रहे हैं, यूजुअली आपका जो हेड और नेक है वो क्योंकि सन से उसकी एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका जो बेसल सेल कार्सिनोमा है दैट में डेवलप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसने बेसल सेल कार्सिनोमा का ये एक 92 ईयर ओल्ड मेल के अंदर मेल स्काल्प का जो है ना उसने बेसल सेल कार्सिनोमा दिखाया हुआ है। अब ये देखें स्काल्प जो है इसका जनरली सन एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो उसका जो कार्सिनोमा है अब यहाँ पे डेवलप हुआ है। उसके अलावा ये एक और उसने दिखाया हुआ है फोर आर्म का, एक 74 ईयर ओल्ड मेल है, उसके जो फोर आर्म है जिसका सन एक्सपोजर बड़ा इजीली हो जाता है फोर आर्म का भी, तो वहाँ पे उसने एक जो बेसल सेल कार्सिनोमा है वो शो किया हुआ है इस डायग्राम में।
नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आ जाती है कार्सिनोमा की, दैट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वैमस सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो सेल्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन द टिश्यूज दैट फॉर्म द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, एक तो वहां पे होते हैं, सेकेंडली जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस होते हैं वहां पे होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसकी पैसेजेस में आते हैं ये वाले स्क्वैमस सेल्स आते हैं। जो बाकी हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जिस तरह ब्लैडर, किडनी, यूट्रस वगैरह हो गया, तो उनकी लाइनिंग कर रहे होते हैं ये जो स्क्वैमस सेल होते हैं। ठीक है, अब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा दैट इज अ स्किन कैंसर दैट इज काज्ड व्हेन ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्क्वैमस सेल्स इन योर एपिडर्मिस। ठीक है, दैट इज द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन। तो वहां पे स्क्वैमस सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से जो कैंसर होते हैं आप उनको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होते हैं। ठीक है, अगेन इसकी भी रीजन वही है कि आपकी जो स्किन है वो सन्स के अल्ट्रावायलेट रेज से उसका काफी ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, एंड दैट पुट्स यू एट अ हाई रिस्क फॉर द गेटिंग स्किन कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास अगर ट्रीटमेंट हो रहा है टू रिमूव द कैंसर, दैट लीड्स टू अ पॉजिटिव प्रोग्नोसिस। ठीक है, अगर आप उसको अर्ली ट्रीट कर रहे हैं तो दैट लीड्स टू अ पॉजिटिव प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट आपके पास कार्सिनोमा की टाइप आ जाती है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। अब एनाप्लास्टिक जो वर्ड है ना वो जनरली आप यूज करते हैं जिसमें कोई डिफरेंशिएशन जिन सेल्स के अंदर नहीं हुई होती, हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं होते। ठीक है, नॉर्मल सेल्स लग रहे होते हैं। सो दिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म जो कि अराइज हो रहे हैं फ्रॉम अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। ठीक है, कि वो बेसिकली एपिथेलियल ओरिजिन उनका है तो सही, लेकिन फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स आपके पास बाकी जो डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स जिस तरह आपने देखे हैं कि स्क्वैमस सेल से आ रहा है, कोई ट्रांजिशनल सेल से आ रहा है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर नहीं है कि डिफरेंशिएटेड एक प्रॉपर जो सेल है ना कि उसका ये ट्यूमर है, वो नहीं आपको पता चल रहा होता। तो उसको आप बोलते हैं कि है इसका एपिथेलियल रीजन है लेकिन हाईली अनडिफरेंशिएटेड टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर ये ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसको आप एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बोलते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल उसने दिखाई हुई है एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा की। ठीक है, ये आपके पास एपिथेलियल सेल्स होंगे, स्क्वैमस सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, लेकिन ये हाईली अनडिफरेंशिएटेड हैं। जो स्क्वैमस की कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सेल्स के अंदर नजर नहीं आ रहा है। एनाप्लास्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर ज्यादा है, तो आप इसको एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बोल देंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ट्यूमर्स ऑफ मीजनकाइम। जिस तरह आपने ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियम को नाम दिया था कार्सिनोमास का, इसी तरह से जो आपका मीजनकाइम होता है, मीजनकाइम के जो ट्यूमर्स होते हैं उसको आप नेमिंग करते हैं एज सार्कोमा। अब सबसे पहले तो आई शुड टेल यू कि मीजनकाइम जो है वो क्या होता है। मीजनकाइम सेल्स जनरली वो वाले सेल्स होते हैं जो कि आपके पास होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, बोन मैरो के अंदर आपको मिलते हैं ये वाले। और ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो वाले स्टेम सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। सो ये जो आपके पास मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग कार्टिलेज। ठीक है, बोन वगैरह, ये फैट अराउंड फाउंड इन द बोन मैरो, ये चीजें बनाने में इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है। ठीक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट आपको रोल देखने को मिलता है उनकी फॉर्मेशन में। अब इसमें आपके पास अगर इसमें फिर मजीद नोमेनक्लेचर आ जाता है कि अगर फिब्रस टिश्यू या फिर फिब्रोब्लास्ट होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके अंदर डिवीजन हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, तो उसको आप बोलेंगे दिस इज फिब्रोसार्कोमा। अगर फैट एडिपोसाइट्स के अंदर हो रही है तो उसको लाइपोसार्कोमा। बोन ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, बोन सेल्स जो है उनके अंदर अगर हो रही है तो ओस्टियोसार्कोमा। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स तो कॉन्ड्रोसार्कोमा। स्मूथ मसल्स लियोमायोसार्कोमा। स्ट्राइटेड मसल्स रेब्डोमायोसार्कोमा। blood vessels endothelial cells angiosarcoma. peripheral nerve schwann cells schwannoma. सो ये आपके पास आ रहे हैं कि जो mesenchymal cells जिनका ओरिजिन है उनसे रिलेटेड अगर किसी टिश्यू के अंदर, किसी सेल्स के अंदर या आपके पास ट्यूमर्स आ रहे हैं तो उनको आप
उनके एंड पे आप सार्कोमा जो वर्ड है वो यूज करेंगे, ठीक है। सो ओमा सफिक्स है उसको आप यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक ट्यूमर, ठीक है। जिस तरह आपने कार्सिनोमा किया था, ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियम, इसी तरह से आपने सार्कोमा किया, दैट इज अ ट्यूमर ऑफ मीजेनकाइम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आपके पास आ जाते हैं ट्यूमर्स ऑफ हेमेटोलिम्फोइड सिस्टम। अब इसमें आपके पास आपके ट्यूमर्स आ जाते हैं, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ट्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड के। और सेकेंडली आपके पास आ जाते हैं लिम्फोइड सिस्टम के, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है जिसके अंदर आपकी लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं, आपके लिम्फ नोड्स वगैरह आ जाते हैं। सो पहले हम लोग देख लेते हैं ट्यूमर्स ऑफ हिमेटो सिस्टम, ठीक है। आपका जो हिमेटोपोइटिक सिस्टम है उसके अगर हम ट्यूमर्स पहले देख लें, तो उसमें उससे पहले मजीद ट्यूमर्स की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा ब्लड सेल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं या फिर जो स्टेम सेल्स होते हैं, प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं टू टू टाइप्स ऑफ सेल्स। मेजर दो तरह की डिविजन्स होती हैं, एक होती है लिम्फोइड स्टेम सेल्स या लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, और दूसरे आपके पास होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक है, या माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। अब ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं दे लीड टू द लिम्फोइड सेल लाइन, ठीक है, और ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं दीज लीड टू द माइलॉइड सेल लाइन। अब इनसे माइलॉइड या लिम्फोइड जो स्टेम सेल्स हैं इनसे ब्लास्ट बनते हैं और अल्टीमेटली फिर आगे डिविजन्स होती हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो हैं उनसे बनते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स आपके पास कौन कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, या फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है एन के सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, या आप लोग इम्यूनोलॉजी में चीजें देख चुके हैं। इसी तरह माइलॉइड सेल लाइन जो है उसमें आपके पास ब्लास्ट से क्या क्या बनता है? प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स जो है ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, या फिर ब्लास्ट से ग्रेन्युलोसाइट्स बन सकते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स आपके पास कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये जो सारे आपके पास बी टी एनके सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सारे के सारे आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल से आ रही थी, दिस वाज लिम्फोइड लीनिएज, लिम्फोइड सेल लाइन आपके पास आ रही थी। अब इसकी वजह से जो ट्यूमर्स आपके पास, ये जो कैंसर होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द माइलॉइड स्टेम सेल। इसमें आगे मजीद हम लोग सब टाइप स्टेप देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। फर्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है। सो ल्यूकीमिया क्या है? दैट इज अ ब्लड कैंसर, ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल्स दैट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। अब ये आप लोगों ने सारे देखे थे, ये आपके पास ब्लड सेल्स है ना, ये वाले, ये सारे आपके पास ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब इन ब्लड सेल्स को जो बनाने वाले स्टेम सेल्स हैं उनसे अराइज होता है जो कैंसर, उसको आप ल्यूकीमिया बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ये ब्लड सेल्स के जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उनको हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं, तो उनसे जो अराइज हो रहा है उसको आप ल्यूकीमिया बोल देते हैं। इसमें अब ये इन्वॉल्व करता है पेरिफेरल ब्लड, ठीक है, बाकी आपका जो जितना भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ये बोन मैरो, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है ब्लड सेल्स की, तो उस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जनरली ल्यूकीमिया आपके पास है कि जो ब्लड कैंसर उसको आप ल्यूकीमिया टर्म करते हो, ठीक है। अब इसमें आपके पास टाइप्स आ जाती हैं मजीद ल्यूकीमियाज की। एक आपके पास टाइप है एक्यूट ल्यूकीमिया एंड द सेकंड वन इज क्रोनिक ल्यूकीमिया। अब एक्यूट जो वर्ड है, एक्यूट वर्ड को आप यूज करते होते हैं जो क्विक डिवीजन हो रही होती है, रैपिड डिवीजन जो हो रही होती है उसको आप एक्यूट टर्म्स के अंडर उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। जबकि जो क्रोनिक है आपके पास उसको टर्म को आप यूज करते होते हैं जनरली कि स्लो, एक जो डिवीजन है स्लो चेंज आ रहा है, उसको आप क्रोनिक बोलेंगे, ठीक है। एक्यूट मीन्स अब्रप्ट चेंज एंड क्रोनिक मीन्स स्लो चेंज। सो
The acute leukemias show little evidence of differentiation to mature hematopoietic cells such as the neutrophils, red cells or platelets or lymphocytes. तो वो बहुत आपको पता नहीं चल रहा होगा कि न्यूट्रोफिल कौन सा है, रेड ब्लड सेल्स कौन सा है, प्लेटलेट्स कौन सा है, लिम्फोसाइट। बहुत कम डिफरेंशिएशन है जो एक्यूट ल्यूकेमियाज है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, अब्रप्ट चेंज आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रही इसमें। जबकि जो क्रोनिक ल्यूकेमियाज हैं दे शो वेरिएबल डिग्री ऑफ टर्मिनल डिफरेंशिएशन, ठीक है, बट दे ऑलवेज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मेच्योर ब्लड सेल्स। वहाँ पे ब्लड सेल्स जो मेच्योर हैं वो कम होते हैं एक्यूट के केस में, यहाँ पे होते हैं कंपैरेटिवली एक्यूट की, यहाँ पे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मेच्योर पाए जाते हैं। अब पहले हम लोग, हमारे पास फिर मजीद डिफरेंट टाइप आ जाती हैं। जिस तरह अब आपके पास जो कैंसर्स होंगे ना, इसके जो लिम्फोइड सेल लाइन के, उनको आप लिम्फोइड ल्यूकीमियाज बोलेंगे, और जो माइलॉइड स्टेम सेल लाइन के होंगे उसको आप बोलेंगे माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। अब उसमें फिर आपके पास डिफ्यूजन आ जाएंगी कि अगर आपके पास एक्यूट ल्यूकीमिया आ रहा है लिम्फोइड सेल लाइन में तो उसको आप एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया बोलेंगे, या फिर ALL, और अगर क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया आ रहा है तो उसको आप CLL बोलेंगे। द सेकंड टाइप इज माइलॉइड स्टेम सेल लाइन में अगर आपके पास ल्यूकीमिया आ रहा है, अगर एक्यूट आ रहा है तो दैट इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और AML, और अगर आपके पास इसके अंदर क्रोनिक ल्यूकीमिया आ रहा है तो दैट इज ACL, सॉरी CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। सो दोनों सेल लाइंस के अंदर एक्यूट और क्रोनिक जो ल्यूकीमियाज है वो शो हो सकते हैं आपको। तो पहले हम लोग माइलॉइड जो आपके पास सेल लाइन है उसके ल्यूकेमियास को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपके पास आ जाता है AML, दैट इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। सो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया दैट इज अ टाइप ऑफ कैंसर जिसमें जो बोन मैरो है दैट मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स, ठीक है। आपको पता है कि ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, सो उसमें एबनॉर्मल ब्लड सेल्स ही बनते हैं। सो AML जो है ना वो जनरली दैट occurs ड्यू टू अ प्रॉब्लम, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि विद द ब्लड सेल डेवलपमेंट इन द माइलॉइड लाइन, ठीक है। AML है ना माइलॉइड ल्यूकेमिया, तो माइलॉइड लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से आपको AML या CML हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि फिर किस तरह का वो प्रॉब्लम है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में आपके पास क्या होता है कि इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइलोब्लास्ट, आप उनको बोलते हैं या माइलॉइड ब्लास्ट बोलते हैं। सो द माइलोब्लास्ट इन AML आर एबनॉर्मल एंड डू नॉट बिकम हेल्दी वाइट ब्लड सेल, जिसके रिजल्ट में वो कोप अप नहीं कर सकेंगे कोई भी इन्फेक्शन, जो कोई भी आपकी बॉडी में फॉरेन एजेंट इन्वेडर आ रहा है तो उसके साथ फाइट आउट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब हैं सही बन रहे हैं वाइट ब्लड सेल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो एज द नंबर ऑफ दीज सेल्स जिनको ल्यूकेमिया सेल्स कहते हैं वो जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं ब्लड के अंदर या बोन मैरो के अंदर, तो उसमें हेल्दी जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स आ गए, रेड ब्लड सेल्स आ गए, बाकी जो वाइट ब्लड सेल्स आ गए, उनका नंबर, उनको जगह कम मिलती है, उनके लिए एक तरह का रूम नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। सो एक तरह से ये सारी की सारी जो जगह है उसको घेर लेते हैं, और सारे के सारे सेल्स भी वो आ गए हैं जो कि अब नॉर्मल है, ठीक है, फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने जगह जो है वो सारी की सारी उसने घेर ली हुई है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे मैंने टर्म आपके पास यूज की है कि जो ल्यूकीमिया है या फिर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, मैंने आपको एक चीज क्लियर की कि दैट इज द कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर कैंसर नहीं हो सकता। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं दे नीड टू डिवाइड अगेन एंड अगेन, ठीक है। जबकि जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, एक केस में कैंसर हो सकता है, जो उनके प्रोजेनिटर या फिर जो यंग रेड ब्लड सेल्स हैं दे कैन गेट कैंसर, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस होता है। जैसे जैसे वो कैंसर सेल मेच्योर होते जाते हैं तो न्यूक्लियस उनके अंदर डिसअपेयर हो जाता है, सॉरी रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होते जाते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस अपेयर नहीं हो सकता, तो अब वो कैंसर जो है वो रेड ब्लड सेल का नहीं हो सकता और वाइट ब्लड सेल का हो सकता है, क्योंकि दे कंटेन न्यूक्लियस, और कैंसर प्रॉपर्टी ये है कि उन्होंने कैंसर सेल ने बार बार डिवाइड करना होता है, और डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर उनके अंदर न्यूक्लियस है, इफ दे कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाता है
सेकेंड टाइप आ जाती है, दैट इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, दैट इज द सेकेंड टाइप। अब क्रोनिक मैंने आपको बताया कि दैट इज स्लो प्रोग्रेशन, स्लोली प्रोग्रेसिव जो आपके पास कैंसर होता है ब्लड का या फिर बोन मैरो का। ठीक है, दैट यूजुअली अकर ड्यूरिंग और आफ्टर द मिडिल एज, या फिर रियली चिल्ड्रन में भी हो सकता है। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि टू मेनी ब्लड स्टेम सेल्स बिकम अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल जिनको आप ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। सो इस केस में आपके पास जितने भी ज़्यादातर जो ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि वो ग्रेन्युलोसाइट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं और उनसे हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे नहीं। सो इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी था कि ये आपके पास दीज आर ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सो अब ज़्यादातर इसमें हो क्या रहा है कि जो लीनिएज है, जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो इस तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स आगे जाके बना देंगे। सो ग्रेन्युलोसाइट्स का जो नंबर है वो उस केस में क्या हो रहा है आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसको आप लोग क्रोनिक ग्रेन्युलोसिटिक ल्यूकीमिया बोलते हैं क्योंकि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनका नंबर जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी जेनेटिक बेसिस क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की डिस्कस कर लेते हैं। अगेन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये माइलॉइड सेल लाइन जो है ना उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और वो भी किसके अंदर, जो ग्रेन्युलोसिटिक सेल्स होते हैं या ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं और हैं भी सारे के सारे एबनॉर्मल। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जेनेटिक बेसिस को अगर हम डिस्कस कर लें, जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है उसमें आपके पास जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, दोबारा से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब यू नो वेरी वेल कि जितने भी आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं दे कंटेन डीएनए। ठीक है, और डीएनए कहाँ पे होता है, विद इन द क्रोमोसोम। अब सीएमएल या क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में होता क्या है कि जो पार्ट ऑफ द डीएनए है वो एक क्रोमोसोम से जंप करता है या ट्रांसलोकेट करता है टुवर्ड अनदर क्रोमोसोम। आपको पता है कि क्रोमोसोम 9 और 22 उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आगे डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब ये जो इसके रिजल्ट में आपके पास क्रोमोसोम बनता है जहाँ पे ट्रांसलोकेट करके जाता है जिस क्रोमोसोम पे, वहाँ पे दो जीन्स, अब जो पार्ट जीन का फ्यू गया है ट्रांसलोकेट होगी दूसरी जगह पे, वो उसकी जाके जीन के साथ फ्यूज हो गया। ठीक है, अब वो क्रोमोसोम जिसके अंदर वो फ्यूज जीन्स आ गई हैं उसको आप फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये बोन मैरो के अंदर होता है। अब इसमें होता क्या है कि बोन मैरो के अंदर एक प्रोटीन बन जाती है जिसको आप टायरोसिन काइनेज प्रोटीन बोलते हैं। अब वो टायरोसिन काइनेज अल्टीमेटली करती क्या है, दैट कॉजेज टू मेनी स्टेम सेल्स टू बिकम वाइट ब्लड सेल्स। और वो वाइट ब्लड सेल्स कौन से ब्लड सेल्स, वो कह रहे कि ग्रेन्युलोसाइट्स बना दो। ठीक है, अब उस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ने कि जो फ्यूज जीन आई है उसने क्या किया है, उस जीन ने एक बोन मैरो के अंदर एक प्रोटीन बनाई है, दैट इज अ टायरोसिन काइनेज एंजाइम है। ठीक है, उस टायरोसिन एंजाइम काइनेज एंजाइम ने किया क्या है कि इट कॉज टू मेनी स्टेम सेल्स टू बिकम वाइट ब्लड सेल्स, और वो भी ग्रेन्युलोसाइट्स बनाने पे मजबूर कर दिए। ठीक है, तो उस रिजल्ट में आपके पास ये क्योंकि आपके पास क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या है, ये ग्रेन्युलोसिटिक ल्यूकीमिया है। सो ग्रेन्युलोसाइट्स का नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है उसकी जेनेटिक बेसिस आपने देखी है। ठीक है, एंड लकीली जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है दैट इज नॉट पास फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, ये पास नहीं होता। ठीक है, so, अब इसकी जेनेटिक बेसिस को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये आपके पास है दैट इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 9। फिर साथ में दूसरा उससे नॉर्मल क्रोमोसोम बताया हुआ है, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 22। अब होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उसके अंदर एक जीन है दैट इज ABL जीन। ठीक है, जबकि जो क्रोमोसोम नंबर 22 है उसके अंदर जो जीन है उसको आप कहते हैं दैट इज BCR जीन। अब व्हाट जनरली हैपेंस कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 की ABL जीन है ये ट्रांसलोकेट करती है, यहाँ से जंप करती है और जाती है क्रोमोसोम नंबर 22 की जो BCR जीन है उस जगह पे, यहाँ पे ये जाएगी। ठीक है, उसने क्रोमोसोम ब्रेक हुए। ठीक है, यहाँ से ABL जीन गई है, यहाँ पे क्रोमोसोम ब्रेक हुआ है, BCR जीन की एग्जैक्ट जाके पास वो क्या कर गई है, उसने वहां पे जाके फ्यूज कर ली। ठीक है, अब BCR और ABL
दोनों इकट्ठी आ गई हैं और इसको आप बोलते हैं, ये आपके पास जो बनी है बीसीआर एबीएल फिजन जीन। और इस बीसीआर एबीएल फिजन जीन की वजह से ये जो जीन है ये जब एक्सप्रेस हुई है तो इसने एक एंजाइम बनाया या प्रोटीन बनाई है बोन मैरो के अंदर, जिसको कहा जाता है टायरोसिन काइनेज। अब उस टायरोसिन काइनेज ने क्या किया है, वो जो बोन मैरो के अंदर सारा ब्लड फॉर्मेशन वाला एक सिस्टम चल रहा था, स्टेम सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट ब्लड सेल्स बना रहे थे, उसने स्टेम सेल्स को मजबूर कर दिया कि वो सारे के सारे अब वाइट ब्लड सेल बनाएं और वो भी ग्रेन्युलोसाइट्स बनाएं। अब जब ग्रेन्युलोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा बोन मैरो के अंदर, तो दैट वुड लीड टू द क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, इसकी जेनेटिक बेसिस भी आगे डिस्कस की हुई है। द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एन एबनॉर्मल क्रोमोसोम दैट इज मेड व्हेन पीसेस ऑफ क्रोमोसोम 9 and 22 break off and trade places। ठीक है, the ABL gene from 9 joins the BCR gene on 22 to form BCR-ABL fusion gene. The chain chromosome 22 with the fusion gene is known as the Philadelphia क्रोमोसोम। इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। अब जनरली जब भी ये जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, इसको इसकी जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है उसमें आप लोग BCR-ABL1 जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि दैट यूज सैंपल ऑफ ब्लड या फिर बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है, उसमें ये चेक किया जाता है कि इधर इट कंटेन्स एबनॉर्मल जीन जिसको आप BCR-ABL1, दिस इज नाउ एबनॉर्मल जीन, क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम बना रही है जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है बोन मैरो के अंदर। तो उसको चेक किया जाता है कि क्या उसमें उसके अंदर BCR-ABL1 जीन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सो ज्यादातर लोग जिनके अंदर जिनको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है या क्रोनिक ग्रैन्युलोसिटिक ल्यूकीमिया, उनके अंदर ये जीन पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उनके अंदर भी जीन होती है, वहाँ पे भी इसका समवट रोल होता है। या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में बड़े रेयर केसेस में ये जीन पाई जाती है उसके अंदर। ठीक है, इसकी मैंने जेनेटिक बेसिस जो है वो आप लोगों को समझा दी है। ओके जी। अब बेसिकली आप यू नो वेरी वेल कि आपकी जो जीन्स होती हैं दिस कैरी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स दैट हेल्प योर सेल्स डू देयर वर्क। लेकिन अब एबनॉर्मल BCR-ABL1 जीन आ गई तो उसके पास एक इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं एबनॉर्मल प्रोटीन की। ठीक है, और उस प्रोटीन की वजह से हुआ क्या, दैट कॉजेज बोन मैरो सेल्स टू मेक लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, और वो आपके पास ल्यूकीमिया सेल्स हैं। अब ये वाले जो सेल्स बन गए दे डोंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शंस लाइक जिस तरह हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। So they can build up in the blood and bone marrow and crowd out the healthy blood cells. ठीक है, so wait a minute, please. तो एक और चीज जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि जो एबनॉर्मल BCR-ABL1 जीन है दैट इज एन एक्वायर्ड जेनेटिक चेंज। ठीक है, अब एक्वायर्ड जेनेटिक चेंजेस कौन से होते हैं कि आप खुद उसको एक्वायर कर रहे हैं आफ्टर द बर्थ। अगर आपके सेल्स जो हैं दे मेक अ मिस्टेक व्हेन डिवाइडिंग टू मेक न्यू सेल्स, या फिर आपका DNA डैमेज हो गया है फ्रॉम एक्सपोजर टू द सब्सटेंसेस दैट कॉज कैंसर, सो उस केस में आपके पास the changes show up only in certain type of cells। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं कि म्यूटेशन हो गई है, that is an acquired genetic change। it means कि you do not inherit it from your parents या फिर you cannot pass it on to your children। ठीक है, so this is all about CML और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। कल हम लोग मजीद जो लिम्फोइड ल्यूकीमिया है उसको डिस्कस करेंगे। आज हमने माइलॉइड सेल लाइन के ल्यूकीमियाज देखे हैं, कल हम लिम्फोइड जो सेल लाइन है उसके ल्यूकीमियाज को डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।